इसको समझ लेंगे पहले। देखो एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है, बाह्य कारण हम लोग हिंदी में लिखते हैं दो तरह की होती है। मैं बैठा हूं अपने कमरे में, ठीक, हॉस्टल में रहता हूं, मेरा एक इधर पड़ोसी है एक इधर पड़ोसी है, ठीक, इधर वाले पड़ोसी को गाने का शौक है, इधर वाले पड़ोसी को भी गाने का शौक है। ये वाला पड़ोसी बहुत ही घटिया गाता है और ये वाला पड़ोसी बहुत अच्छा गाता है। जब ये गाता है तो मुझे बिना कुछ पैसे दिए ही अच्छा लगता है, मुझे सुनाई पड़ता है यार अच्छा गाना गा रहा है, मेरा मूड अच्छा हो जाता है, तो मेरा कल्याण बढ़ गया। इधर वाला पड़ोसी ये भी गाने का शौकीन है, इसको फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, बहुत कॉन्फिडेंट है, राखी सावंत टाइप, ठीक, इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करता हूं, बट एनीवेज कोई भी ऐसा है जो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो गा रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। अब वो जब वो गा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उसके गाने से मुझे तो सिर दर्द हो रहा है कि यार ये बंद कर देगा, नहीं कब बंद करेगा। तो इसको भी मैं पेमेंट तो कर नहीं रहा हूं, ना ही मैं इसको दंड दे रहा हूं जाकर के कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलेगा भैया मैं अपने कमरे में बैठ के गा रहा हूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ये वाला बोल रहा है कि मैं भी अपने कमरे में बैठ के गा रहा हूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं कि ये गाना गाए, मैं चाहता हूं ये ना गाए। क्यों? क्योंकि इसके गाने से मुझे फायदा है और इसके गाने से मुझे नुकसान है, लेकिन ना तो मैं इसको दंड दे रहा हूं और ना तो मैं इसको पैसे दे रहा हूं। तो इन दोनों के द्वारा किए जाने वाले काम का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जबकि ना मैं किसी को पैसे दे रहा हूं ना ही मैं उसको दंड दे रहा हूं जिससे मुझे नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों मेरे लिए क्या हो गए, बाह्य कारण हो गए। इनमें से ये मेरे लिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हुआ और ये मेरे लिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हुआ। अच्छा, इकोनॉमिक्स में कैसे काम करता है, इकोनॉमिक्स में ऐसे काम करता है, इन्हीं में मैं पैसे भी दे सकता था, भैया मैं तुमको रोज 100 रुपए दूंगा, तुम गा देना, 1 घंटे गाना गा देना। इसको मैं बोलूंगा कि तुम्हें 1 घंटा गाना गाना है तो तुम मुझे 100 रुपए देना, ठीक, कि तुम्हें 1 घंटा गाना अगर गाना है तो तुम मुझे 100 रुपए ला करके दो पहले, फिर तुम्हें मैं 1 घंटे गाने की परमिशन दूंगा। इस तरह की चीज हो सकती है, लेकिन ऐसा काम करता नहीं। इसको समाज में ऐसा तो होता नहीं है, वो कोई ना आप किसी को पैसे दे रहे हो ना आप किसी से ले रहे हो। तो होता क्या है कि आपका जो वास्तविक कल्याण है, आपका जो वास्तविक वेलफेयर है वो अफेक्ट हो रहा है। क्या होता है, कोई फैक्ट्री है जो प्रदूषण कर रही है, आप रहते हो पड़ोस में, मैं गाजियाबाद में रहा थोड़े दिन, बहुत जीवन कठिन रहा गाजियाबाद में, प्रदूषण बहुत रहता था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, नहीं जा पाता था, पेपर मिल्स आसपास थी, बहुत पोल्यूटेड रहता था, ट्रैफिक भी बहुत जा रहा है, मैं वहां रह रहा हूं, बाकी लोगों के फैलाए गए प्रदूषण की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो वहां पर वो भी क्या हो गई, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई। अच्छा, मैं कहीं गया जहां पर लोगों ने बहुत अच्छा, भी केरल का एक मैं गांव देख रहा था, बहुत ही एकदम डेवलप कंट्रीज की तरह दिख रहा था, पेड़ भी लगा रखे हैं, बहुत सुंदर क्यारियां बना रखी हैं पूरे गांव में। तो अगर मैं वैसी जगह जाता हूं तो मुझे अपने आप ही अच्छा लगने लगता है कि अरे यार ये तो बहुत सही जगह है, और उसके लिए मैं अलग किसी को पैसे तो दे नहीं रहा। तो वहां पर क्या मिल रही है, मुझे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मिल रही है। लेकिन इन एक्सटर्नैलिटीज को हम लोग कई बार अपने जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं करते हैं, जबकि वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्याण के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। तो इनको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इस वजह से भी क्या हो जाता है, हमारी जो जीडीपी है वो वास्तव में कल्याण को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही होती है। तो इसी को देखते हैं, बाह्य कारणों से तात्पर्य किसी फर्म या व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे पक्ष को, कोई और है, उसको पहुंचाए जाने वाले उस लाभ या फिर हानि से है। लाभ को, अब जैसे यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ब्रैकेट वाले ब्रैकेट को करस्पॉन्ड करता है, तो लाभ से है जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता, ठीक। अगर हानि से है तो उन्हें दंड नहीं दिया जाता, जैसे मैंने आपको उदाहरण समझाया था, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाह्य कारण। अच्छा, इसी में बाह्य कारणों का कोई बाजार नहीं होता है ना। मैंने बताया कि ऐसा तो होता नहीं ना कि आप गा रहे हो तो आप मुझे 100 रुपए दो आकर, कोई बाजार नहीं है। मैं आपको गाने का अधिकार देने के लिए पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्योंकि बाजार नहीं होता जिसमें उनको खरीदा या बेचा जा सके, और वो सारी चीजें लोगों के वेलफेयर को अफेक्ट तो कर ही रही, कुछ पॉजिटिवली कुछ नेगेटिवली, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्या है, एक तेल शोधक संयंत्र है, एक रिफाइनरी है। रिफाइनरी क्या होता है, जैसे इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस की है जामनगर में। अब रिफाइनरी में क्या करते हैं आप लोग, कच्चे पेट्रोलियम का परिशोधन होता है, क्रूड ऑयल खरीदा विदेश से, फिर उसको हम लोग ने रिफाइन करना स्टार्ट किया और उसे बाजार में बेच दिया जाता है। तो जो आपने रिफाइन किया उससे पेट्रोल निकला, डीजल निकला, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, टार होता है, रोड बनती है वो भी होता है, असफाल्ट बोलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारी जगह पर क्रूड ऑयल का कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। अच्छा, शोधक यंत्र का निर्गत जो बना, क्या ये सारी चीजें जो उन्होंने बना करके दी उसी को हम लोग बोल देते हैं ये उनका आउटपुट है, ये उनका निर्गत है। इसके द्वारा परिशोधित तेल की मात्रा है, जो भी उन्होंने चीजें निकाली वो सारा उनका आउटपुट हो गया। तो हम देख लेंगे कि इन्होंने आउटपुट कितने का निकाला, ये इनका आउटपुट था। हम उसमें इनपुट देखेंगे, इन्होंने कच्चा तेल खरीदा, इन्होंने इतने लेबर लगाए, तो हमने टोटल आउटपुट से अगर उनके इनपुट्स की वैल्यू कम कर दी तो जो हमें मिला हम बोल देंगे कि ये इनका वैल्यू एडिशन है। क्या है, ये इनके द्वारा
मूल्य वर्धित जो इनका कंट्रीब्यूशन का योगदान है वो क्या हो गया, इतना हो गया। तो वैल्यू एडिशन जो है किसी रिफाइनरी का कितना हम लोग ऐसे निकाल देंगे, भैया इन्होंने टोटल आउटपुट कितना बनाया, मान लीजिए 5 लाख रुपए का, और इनका खर्चा कितना आया 2 लाख रुपए का, तो हम बोलेंगे कि इनका जो 3 लाख रुपए है ये इनकी वैल्यू एडिशन है। ठीक, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था जीवीए मेथड में। अच्छा, समस्या क्या है देखना। अभी हम तेल शोधक संयंत्र में काम आए मध्यवर्ती वस्तुओं, ठीक है, जो कच्चा माल है, बाकी लेबर है, वहां के एम्प्लॉयज है, इंजीनियर्स, उन सबको, उनके मूल्य को इसके निर्गत मूल्य से घटाकर मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड का आकलन कर सकते हैं। ठीक, हम लोगों ने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लिया धीरे धीरे करके। तेल शोधक संयंत्र के मूल्य वर्धित की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में गणना की जाती है। अब जो हमारा आया कि हाँ ये जीवीए मेथड हम लोग, अगर आप याद करोगे प्रोडक्ट मेथड में, तो जीवीए में हम लोग क्या करते थे, किसी ने कितना वैल्यू ऐड किया उस फर्म के वैल्यू एडिशन को जोड़ा करते थे, जोड़ लिया। लेकिन इसी समय पर ध्यान रखिए, उत्पादन के संचालन में जब आप ऑपरेट कर रहे हो अपने प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन कर रहे हो, तेल शोधक संयंत्र तटवर्ती नदियों को भी प्रदूषित कर रहा है। उसके पास में एक नदी है जहां पे पोल्यूशन फैल रहा है। अब इससे उन लोगों को हानि पहुंच सकती है जो नदी के जल का प्रयोग करते हैं। उसको तो कोई लेना देना नहीं था यार, वो तो गांव में रह रहा था, उसके बाद उसमें रिफाइनरी आ गई, रिफाइनरी ने नदी को पोल्यूट करना स्टार्ट किया, उसको नुकसान होने लगा, वो बीमार पड़ गया, उसका खर्चा बढ़ गया। वो मछली पकड़ने जाता था, अब नहीं जा पाता है, मछली नहीं रहेगी नदी में। मछली पकड़ने के लिए जो लोग जाया करते थे उनको नाव लेकर के एक जाती थी, तो जो नाविक था उसको रोजगार मिला हुआ था। अब कोई मछली नहीं रह गई तो नाविक का भी काम खत्म हो गया। तो इस तरह का नुकसान उस गांव के लोगों को होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, निगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई। और उनको कितना नुकसान हुआ इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, इसको हम लोगों ने देखा ही नहीं। तो क्या हो रहा है, हम लोगों ने मान लिया कि उस रिफाइनरी ने 3 लाख रुपए का वैल्यू एडिशन किया, लेकिन हो सकता है कि वास्तव में भाई उसने 2 लाख रुपए, क्या हो सकता है कि 20 लाख रुपए का नुकसान कर दिया हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मतलब इस लेवल की चीज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इतना ज्यादा जो उसकी पर्यावरण को कॉस्ट आई है वो 20 लाख रुपए की हो गई हो। हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। जैसे गंगा नदी के ऊपर कितना नमामि गंगे क्या क्या चला है ना, ये परियोजना वो परियोजना, साफ तो कर नहीं पाए और बहुत सारा पैसा भी खर्च किया गया। क्यों? क्योंकि नदी को ठीक करने के लिए भी तो पैसा लगाना पड़ रहा है। तो अगर आप उन सारी कॉस्ट को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो तो फिर हम समझ पाएंगे कि वास्तव में हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन हम उनको इस तरह दृष्टिकोण से नहीं करते क्योंकि उनको एक्सटर्नैलिटी, कई बार उनका मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उनके द्वारा किए जाने वाले नुकसान को या फायदे को इंक्लूड नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं करते। ठीक, अच्छा, इससे उन लोगों को हानि पहुंच सकती है जो नदी के जल का प्रयोग करते हैं, जैसे अतः उनकी उपयोगिता में कमी होगी, है ना, जो लोग आसपास रह रहे हैं। प्रदूषण से मछली अथवा नदी के अन्य जीवों के जीवन को खतरा हो सकता है। ठीक, अच्छा, और क्या हुआ, फलतः नदी का नाविक अपनी आय और उपयोगिता से वंचित होगा। नाविक को नदी में मछली पकड़ने वालों की आय से वंचित होना पड़ सकता है, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो क्या हुआ, बाह्य कारण से क्या हो गया, तेल शोधक संयंत्रों द्वारा दूसरों पर डाले गए हानिकारक प्रभावों। ठीक है, यहां पर हानिकारक, हमेशा हानिकारक ऐसा जरूरी नहीं है, जिनकी उन्हें कोई लागत नहीं अदा करनी पड़ रही है। उन्होंने नदी खराब की, इसके लिए उनको कुछ हम चार्ज तो कर नहीं रहे हैं। नकारात्मक बाह्य कारण कहते हैं। अगर हम उनके लिए चार्ज करके उसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दे तो हम जीडीपी में कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम करते नहीं है। ठीक है, कई जगह पर नहीं कर पाते, कई जगह पर हम लोग एक्सटर्नलिटीज को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी काफी रिसर्च चलती है, हम लोग एस्टिमेट करते हैं, आकलन करते हैं कि कितना कितना इनकी वजह से नुकसान हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, जीडीपी में इस तरह के नकारात्मक और सकारात्मक बाह्य कारणों को शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए भी जीडीपी हमारे देश में या किसी भी देश में वास्तविक जो कल्याण का स्तर है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती है पूरी तरह से। इसलिए आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांध करके जीडीपी बढ़ाने के पीछे नहीं भागना चाहिए, बहुत सारी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, नकारात्मक बाह्य कारणों को सम्मिलित ना किए जाने के मामले में हम वास्तविक कल्याण का जो अति मूल्यांकन कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको वही मैं बता रहा हूं ना, आपने बोला कि 3 लाख रिफाइनरी ने बना करके दिया, ये वैल्यू एडिशन किया। हो सकता है अगर उन्होंने वास्तव में 2 लाख रुपए का नदी में नुकसान कर दिया तो हमें मानना चाहिए कि नहीं, उन्होंने 1 लाख रुपए का ही वैल्यू एडिशन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 लाख का नुकसान एक और जगह पर किया जिसको आपने कैलकुलेट ही नहीं किया। तो आप 3 लाख मान लोगे तो आप मान लोगे जीडीपी बढ़ गई है, वास्तव में नहीं बढ़ी उस लेवल की। तो यहां पर क्या हो जाता है, हम लोग ओवर एस्टिमेट कर देते हैं जीडीपी को, और अगर हमने किसी की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को इंक्लूड नहीं किया हुआ है तो हमने जीडीपी को अंडर एस्टिमेट कर रखा है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। उम्मीद है आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कुछ 20, 21, 22 वीडियोस बने हैं इसमें। फर्स्ट बुक जो आपकी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें 27 वीडियोस बने थे सेकंड चैप्टर में। दोनों ही बुक्स में सबसे बड़ा चैप्टर है, आगे के वीडियोस जो चैप्टर्स हैं वो इतने बड़े नहीं होंगे। और बात बड़े की नहीं होती यार, देखो अगर आप समझते हुए चलोगे ना तभी मजा भी आएगा। और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी बुक में डायरेक्टली बहुत ब्रीफ में लिखी हुई रहती है, 2-3 लाइंस, लेकिन उनको पढ़ करके समझ में नहीं आता। तो वो सारी चीजें समझाना भी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स जैसा विषय
सिर्फ डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप कुछ चीजों को समझते हुए चलोगे तभी मजा आ रहा होगा। ठीक है, कैसा लगा है ये सारे वीडियोस, कैसे लगे हैं सारे, आपने बेसिक वाइज वीडियोस देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होंगे आपके, अगर आगे आप कभी भी जाओगे, उनमें भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई, मुझे ऐसी उम्मीद है। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, कोई सजेशन है तो उसको भी लिखकर बताइए। मिलते हैं।